भाई लोगों यार, अगर आपने सीजन 1 सीजन 2 का रिकैप नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप पहले वो देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है। इस वीडियो में मैं आपको सीजन 3 और सीजन 4 का रिकैप देने वाला हूं, जहां पर सीजन 3 के स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि सारे के सारे बच्चे अब टीनेजर्स बन गए हैं और माइक और 11 दिन भर एक दूसरे में लगे हुए हैं, जो कि हॉपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो इस बारे में बायर से भी बात करता है और बायर से उसे ये सजेस्ट करती है कि तू एक लेटर के जरिए उन लोगों को बोल दे कि अलग अलग रहें। वहीं हमें देखने को मिलता है डस्टिन जो होता है वो एक कैंप के लिए शहर से बाहर चला जाता है और हमें ये देखने को मिलता है कि शहर के अंदर एक नया मॉल खुल रखा है और उसी मॉल के अंदर हमें जाते दिखते हैं सारे के सारे बच्चे, माइक, विल, डस्टिन, मैक्स, लूकस। और वहीं हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि लूकस की बहन होती है, जिसका नाम एरिका होता है। और उसी मॉल के अंदर हमें स्टीव भी काम करता दिखाई देता है, जो कि रॉबिन के साथ करता है। रॉबिन इस सीजन के अंदर आपको नई कैरेक्टर देखने को मिलने वाली है और वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर मान सकते हो जिसके अंदर काम करते हैं। और वहीं बात करूं नैन्सी और जोनाथन की, तो वो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जॉब को लेकर, जो कि जर्नलिस्ट की जॉब होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि डस्टिन बाहर से वापस आ गया है कैंप से और सारे बच्चे उसका स्वागत करते हैं, उसको सरप्राइज देते हैं। वहीं डस्टिन उन्हें बताता है कि उसकी कैंप के अंदर एक जीएफ बन गई थी जो कि बाहर कहीं रहती है और वो उससे कोऑर्डिनेट करता है, उससे कनेक्ट करता है एक रेडियो के जरिए। उसने एक रेडियो भी बनाया होता है जिससे कि वो अपनी जीएफ से बात करता है। जीएफ का नाम होता है सूजी। तो वो क्या करता है, उस रेडियो के साथ में अपने सारे दोस्तों को एक बड़ी हील पे लेके चला जाता है ताकि वो उस अपने दोस्तों को सूजी से बात करवा पाए। पर वहां जाकर क्या होता है, सूजी वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाती है, कॉल वगैरह जो भी होता है वो कनेक्शन होता है वो नहीं बिल्ड हो पाता है। सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई डस्टिन तू तो झूठ बोल रहा है और सारे के सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी डस्टिन को वहां पर एक अलग से कोड सुनाई देता है जो कि रूसी लोगों का होता है और वो उस कोड को सुन लेता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जिन रूसी लोगों का वो डस्टिन कोड सुन लेता है, वो रूसी लोग क्या करते हैं, जो गेट 11 ने बंद कर दिया था एपिसोड सीजन 2 के अंदर, वही गेट को वो लोग खोलने का ट्राई करते हैं एक बहुत बड़ी मशीन से। और उस मशीन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी शहर की लाइट भी चली जाती है। वहीं बात करूं चुंबक वगैरह की, जो भी चुंबक वगैरह लगी होती है, मैग्नेट वगैरह लगी होती है, वो अपनी मैग्नेट खो देती है और सारी की सारी नीचे गिरने लग जाती है। वहीं बात करूं बिली की, तो बिली को एक स्विमिंग पूल के अंदर जॉब मिल जाती है। वहां पर उसको माइक की मां मिलती है जो कि उस पर सीजन 2 से ही लट्टू होती है। और वहीं हमें देखने को मिलता है कि जो लोग, वो रूसी लोग उस वेपन से उस दरवाजे को खोल रहे हैं, उस गेट को खोल रहे हैं, वहां से क्या होती है, माइंड फ्लेयर की जो शैडो होती है वो शहर के अंदर आ जाती है। और वहीं बात करूं हॉपर की, तो हॉपर हिम्मत करके माइक को यह समझाता है कि तुझे 11 से दूर रहना चाहिए और माइक भी ये समझ जाता है क्योंकि हॉपर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो 11 से माइक दूरी बना लेता है और उससे बहाने मारने लग जाता है। तो 11 क्या करती है, माइक से बात ना करके मैक्स के पास चली जाती है और उसके साथ टीम अप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये चीज देखकर हॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इंजॉय कर रहा होता है और उसी इंजॉय के अंदर वो क्या करता है, जॉयस को डेट के लिए पूछ लेता है। पर बात करूं जॉयस की, तो वो ये इस टेंशन में होती है कि जो भी मैग्नेट्स बार बार गिर रही है वो क्यों गिर रही है, इसके पीछे का राज क्या है। वहीं 11 जैसे ही मैक्स से मिलती है तो मैक्स क्या करती है, उसका पूरा 11 का हुलिया ही चेंज कर देती है और जिस माइंड फ्लेयर शैडो की मैं बात कर रहा था वो क्या करती है, बिली के बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। जैसे ही बिली माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है तो बिली क्या करता है, उसके साथ में जो लड़की काम कर रही होती है वो उसको भी उस माइंड फ्लेयर के आगे जाके रख देता है। तभी मैक्स और 11 एक रूम में बैठे होते हैं और 11 को आपको पता होगा सीजन 2 से ही कि भाई उसको एक पावर है कि वो किसी भी चीज को हाथ वगैरह लगाती है, आंखें पे पट्टी बांधती है तो वो वहां पर पहुंच जाती है। अपने दोस्तों के लिए पावर यूज करती है कि वो दोस्त लोग है ना जो भी डस्टिन वगैरह वो क्या कर रहे हैं, बट लेकिन होता क्या है, वो पहुंच जाती है बिली के पास में। तब उसे पता चलता है कि बिली उस लड़की को आगे लेटा कर वहां पर बैठा है। तब 11 बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बात मैक्स को भी बताती है। वहीं बात करूं हॉपर की, तो हॉपर रात तक उसका जॉयस का वेट कर रहा होता है उस डेट पर, बट लेकिन जॉयस नहीं आती है क्योंकि उसको ये टेंशन सता रही होती है कि मैग्नेट्स वगैरह क्यों काम नहीं कर रही है। तो वो हॉपर को ये सारी चीजें बताती है और हॉपर और जॉयस चले जाते हैं उस लैब के अंदर तहकीकात करने। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं जोनाथन और नैन्सी अपने जर्नलिस्ट वाले जो भी काम करते हैं वो उसके जरिए एक बूढ़ी दादी से मिलते हैं जिनके पास में एक चूहा होता है और वो चूहा एक केज के अंदर होता है। फिर हमें देखने को मिलता है वो चूहा अचानक से फट जाता है और अजीब से पिलपिली चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं बात करूं डस्टिन की, तो डस्टिन को जो ऋषि कोड मिला था वो वहां से सीधा चला जाता है मॉल के अंदर स्टीव से बात करने और स्टीव और वो दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि इस कोड को डिकोड करना चाहिए और रॉबिन भी इन पूरे काम के अंदर उन लोगों का साथ देती है और रॉबिन उस कोड को डिकोड कर लेती है। वहीं मैक्स और 11 ये पता लगाने की कोशिश करती है कि बिली के साथ में क्या हुआ है और बिली उस लड़की के साथ में क्या कर रहा था और इस चीज का पता लगाने के लिए वो अपने दोस्तों को भी इस चीज में शामिल कर लेती है जिसके अंदर माइक होता है, विल होता है, लूकस होता है और सारे लग जाते हैं बिली के पीछे। तभी जैसे ही वो बिली के पीछे जाते हैं तो विल को ये एहसास हो जाता है कि आसपास जरूर माइंड फ्लेयर है। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि बिली को एक गर्म स्टीम वाले रूम के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही वो उसको वहां पे बंद कर देते हैं, वहां की हीट बढ़ा देते हैं तो बिली अपने असली रूप में आने लग जाता है क्योंकि उसको तो माइंड फ्लेयर कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डस्टिन और स्टीव वो सारा कोड डिकोड कर लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस रूसी लोगों के उस बेस के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। वो भी एक एयर बकेट होता है, एयर बोट होता है, उसको क्या बोलते
होते हैं, पता नहीं, एक खिड़की सी होती है उसके अंदर जाने से। पहले तो डस्टिन जाता है, पर डस्टिन उसके अंदर फंस जाता है। तो वो क्या करते हैं, लूकस की बहन एरिका का यूज लेते हैं, हेल्प लेते हैं उस बेस के अंदर जाने में। वहीं दूसरी ओर सारे दोस्त जैसे बिली को वहां पर कैद कर लेते हैं और हीट बढ़ा देते हैं, तो बिली अपने असली रूप में जैसे ही आता है तो वहां हमें फाइट देखने को मिलती है 11 और बिली की, और 11 उस फाइट्स में जीत जाती है और बिली को बाहर फेंक देती है और बिली वहां से भाग जाता है। वहीं बात करूं डस्टिन और स्टीव वगैरह की, तो सारे लोग उस बेस के अंदर घुस तो जाते हैं, पर वहां से बाहर निकलने का उन लोगों को कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। दूसरी तरफ बात करूं हॉपर और जॉयस की, तो वो लोग जैसे ही लैब के अंदर घुसते हैं तो वहां पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है एलेक्सी नाम का, और वो उसे पकड़ लेते हैं। बट लेकिन उन सभी के पीछे एक और आदमी लग रखा होता है जो कि हॉपर वगैरह को गोलियों वगैरह से मार रहा होता है, और वो लोग वहां से बचकर जंगल की ओर भाग जाते हैं, और वो जो बंदा होता है वो भी उन लोगों का पीछा करता है। और वहीं हमें फाइनली पता चलता है कि बिली उस लड़के का क्या कर रहा था। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि बिली एक्चुअलिटी के अंदर माइंड फ्लेयर उसके अंदर होता है। तो बिली क्या कर रहा है, अपनी आर्मी बना रहा है और सभी लोगों को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में कर रहा है। वहीं हॉपर और जॉयस क्या करते हैं, जंगलों से उस डॉक्टर एलेक्सी को लेके चले जाते हैं मरे के पास में, क्योंकि मरे को सारी लैंग्वेज वगैरह आती है, वो इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर होता है। तो वो क्या करते हैं, उस डॉक्टर को उसके पास में लेके चले जाते हैं। और फिर जोनाथन और नैन्सी को थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वापस से हॉस्पिटल चले जाते हैं उस दादी से मिलने। तभी उन्हें वहां पे पता चलता है कि ये सारी चीजें वो माइंड फ्लेयर वगैरह जो भी मॉन्स्टर है वो कर रहा है, और उन पर वो हमला कर देता है। तभी वहां पर आ जाते हैं 11 और उसके सारे दोस्त डस्टिन, माइक वगैरह, और वहां पर भी हमें एक फाइट देखने को मिलती है 11 और उस मॉन्स्टर के बीच में, और वहां पर भी 11 उसको बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव, डस्टिन, रॉबिन और एरिक का एस्केप की जगह ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी क्या होता है, वो जो रूसी लोग होते हैं वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं, पर लेकिन स्टीव और रॉबिन क्या करते हैं, उन लोगों से झड़प करते हैं। तभी एरिका और डस्टिन वहां से भाग जाते हैं, पर लेकिन वो रूसी लोग क्या करते हैं, स्टीव और रॉबिन को वहां पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग उन्हें कुर्सी पर बांधकर बहुत ही बुरी तरह से मारते भी है, उनके अंदर ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो सच बोल पाए कि वो लोग जासूस हैं या फिर नहीं है। वहीं बात करूं 11 की, तो 11 ये जानने की कोशिश कर रही है कि बिल्ली ऐसा कर क्यों रहा है और वो अभी है कहाँ। तो वो क्या करती है, उसकी मेमोरीज के अंदर चली जाती है अपना पावर का यूज करके, और वहां पर हमें झरना वगैरह दिखाया जाता है, उसकी मॉम दिखाई जाती है, और वहीं से वो करते करते 11 क्या करती है, एक्चुअलिटी के अंदर पहुंच जाती है उस स्टील वाली मील के पास में, जहां पर क्या कर रहा है, माइंड फ्लेयर है जो कि अपनी आर्मी बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन और एरिका भाग तो जाते हैं उन रूसी लोगों से, पर लेकिन वो वापस आते हैं स्टीव और रॉबिन को बचाने के लिए, और वो दोनों बच्चे उन लोगों को बचा भी लेते हैं। पर लेकिन उन लोगों के जो नब्ज में होता है ड्रग्स, तो वो अजीब अजीब टाइप की बातें करते हैं, पर लेकिन वो लोग वहां से एस्केप भी कर लेते हैं इजीली। वहीं दूसरी तरफ मरे, हॉपर वगैरह क्या करते हैं, उस डॉक्टर वगैरह से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसे लेके चले जाते हैं शहर के अंदर, क्योंकि शहर के अंदर एक फन फेयर करके कुछ चल रहा होता है, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टी वगैरह बोल सकते हैं, पार्क के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है इवेंट, वहां पर लेके चले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर अकेला घूम रहा होता है, तो वो जो बंदा मैंने बताया था ना, जो हॉपर के पीछे पड़ा था वहां लैब में, वो वहां पर भी आ जाता है और उस डॉक्टर को मार देता है, और हॉपर और उसमें झड़प होती है, और फिर से वहां से हॉपर वगैरह वो सारे क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं अपने बच्चों की ओर। वहीं बात करूं 11 की, तो वो वहां पर बिली की मेमोरीज वगैरह में होती है। तभी क्या होता है, उस घर के अंदर वो क्रिएचर है जो कि अटैक कर लेता है और 11 को खींच कर बाहर लेके जा ही रहा होता है। तभी सारे बच्चे क्या करते हैं, 11 को उससे बचा लेते हैं, पर उस टाइम क्या होता है, 11 उसके पैर के लग जाती है, और वहां से वो लोग क्या करते हैं, भाग कर चले जाते हैं एक स्टोर के अंदर, और डस्टिन वगैरह लोगों के पीछे वो रूसी लोग पड़ रखे होते हैं। तभी क्या होता है, जैसे ही वो इस स्टोर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे 11 वगैरह भी आ जाते हैं, और वहां पर 11 वगैरह आते हैं और वो उसको डस्टिन वगैरह को बचा लेते हैं। वहीं लास्ट फाइट के अंदर जैसा कि मैंने बोला था कि 11 के पैर के अंदर लग जाती है, तब उस लोगों को सभी को पता चलता है कि उस क्रिएचर का थोड़ा सा अंश है जो कि उसके पैर के अंदर ही रह गया है, तो वो अपनी पावर से उसको निकालती है। बट लेकिन क्या होता है, उस चक्कर के अंदर 11 अपनी पावर बहुत ज्यादा कम कर लेती है, और तभी हमें वहां देखने को मिलता है हॉपर, मरे और जॉयस जो कि उस स्टोर के अंदर आ जाते हैं, और अब सारे लोग उसी स्टोर के अंदर होते हैं, और वो सारे लोग वहां पर एक प्लान बनाते हैं और उसी रूसी लोगों के उस बेस के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। एक ब्लूप्रिंट ले लेते हैं, और वो मरे उन्हें बताता है कि एक्चुअली के अंदर एंटर यहाँ से करना है और एग्जिट जो है वहां पर है, और ये जो मशीन है वो इस साइड में लगी है। तो सारा का सारा उन लोगों को ब्लूप्रिंट के जरिए समझ में आ जाता है, और डस्टिन और एरिका पहले वहां पर जा चुके हैं, तो वो उस बंदे को बोलते हैं कि तू सिर्फ वहां पर जा, हम तुम्हें बता देंगे कि रास्ता कैसे कैसे पहुंचना है और कैसे कैसे तू उस मशीन तक जा सकता है। तभी हमेशा की तरह सारे लोग अलग अलग जगह स्प्लिट हो जाते हैं। जहां बात करूं, मरे, जॉयस और हॉपर चले जाते हैं उस रूसी बेस के अंदर उस मशीन को डीएक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो जो गेट है वो बंद हो जाए। वहीं बात करूं, डस्टिन, एरिका, स्टीव और रॉबिन चले जाते हैं उस हिल पर,
जहाँ पर वो रेडियो लग रखा होता है जो कि डस्टी ने लगाया होता है अपनी जीएफ से बात करने के लिए, और वहीं से उसको वो जो रूसी कोड मिलता है तो वो वहाँ पे हिल पे चले जाते हैं ताकि वो लोग हॉपर वगैरह से कनेक्ट कर पाए रेडियो के थ्रू। और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो उसी स्टोर के अंदर रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर वो बड़ा सारा क्रिएचर बड़ा हो रखा होता है, क्योंकि उसने सारों को मार रखा होता है, कंट्रोल कर रखा होता है, तो वो बहुत बड़ा हो रखा होता है और वो अटैक कर देता है उस स्टोर पर। और सारे बच्चे वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, क्योंकि 11 के पैर के अंदर वो जैसे उसका चला गया था तो 11 की पावर कम हो गई थी, तो वो उससे नहीं लड़ पा रही थी। वो लोग भागने का ट्राई करते हैं कार के अंदर। तभी बिली सामने से आता है, क्योंकि बिली भी उसके कंट्रोल में होता है माइंड फ्लेयर के। तो बिली जैसे ही कार लेके आता है तो वहां पर स्टीव और रॉबिन आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। तभी सारे लोग कार के अंदर होते हैं और क्रिएचर भी उन लोगों के पीछे पड़ रखा होता है। तभी हॉपर और मरे वगैरह को एक ब्रीफकेस मिलता है और उसको खोलने के लिए एक कोड लगता है, और वो कोड सिर्फ एक ही बंदी दे सकती है, जो कि सूजी होती है और जो कि डस्टिन की जीएफ होती है। तब वो कनेक्शन ट्राई करता है और फाइनली हमें सूजी की आवाज़ सुनने को मिलती है और सूजी उसे बोलती है कि एक गाना वगैरह गाना पड़ेगा। तभी सभी लोगों को ये पता चलता है कि भाई साहब डस्टिन की भी एक जीएफ है, और सारे लोग क्या करते हैं उस डस्टिन और उसकी जीएफ का गाना सुनते हैं, जबकि उन लोगों के पीछे वो क्रिएचर पड़ रखा होता है। वहीं जब स्टोर के अंदर बिली 11 पर अटैक करता है तो 11 क्या करती है, उसके मेमोरीज के अंदर पहले जा रखी होती है, तो बिली को उसकी मेमोरीज याद दिलाती है ताकि वो उसके कंट्रोल से आज़ाद हो जाए, उस माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से पूरा का पूरा मुक्त हो जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉयस और हॉपर उस मशीन के पास में पहुंच तो गए हैं, सिर्फ लीवर खींचना है, पर वहां पर वो बंदा आ जाता है जिसने डॉक्टर एलेक्सी को मारा था, और वहां पर फाइट होती है उस मशीन के पास में हॉपर और उस बंदे की, जहां पर हॉपर उसको मार तो देता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर 11 बिली को उसके कंट्रोल से, माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से आज़ाद कर रही होती है। तभी बिली वहां से आज़ाद हो जाता है और बिली सामना करता है उस बड़े से क्रिएचर का, और वो क्रिएचर बिली को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस उस मशीन को बंद कर देती है, और जैसे वो उसको बंद करती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह कुछ होता है, और वहाँ पर जॉयस को हॉपर नहीं देखने को मिलता। तो जॉयस ये मान लेती है कि हॉपर मर चुका है। तभी स्टोर के अंदर वो क्रिएचर वगैरह भी मर जाता है, क्योंकि वो गेट बंद हो जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि बिली भी मर गया है। फिर सब लोग उस मॉल के पास में या फिर उस स्टोर के पास में एक दूसरे से मिलते हैं, बट लेकिन 11 को हॉपर कहीं नहीं देखने को मिलता और 11 बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वहीं हमें सीधा कहानी दिखाई जाती है 1 मंथ बाद की, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि बायर्स, विल वगैरह क्या कर रहे हैं, जोनाथन वगैरह इस शहर को, हॉकिंस को छोड़कर दूसरी शहर में जा रहे हैं। आई थिंक कैलिफोर्निया नाम होगा सीजन 4 के अंदर उसका। तो उस शहर के अंदर जा रहे हैं रहने के लिए, हॉकिंस हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वहीं जॉयस क्या करती है, जो स्टार्टिंग के अंदर जॉयस ने बोला था ना हॉपर को कि भाई साहब लेटर लिख के तू 11 को बता कि तेरी फीलिंग्स वगैरह क्या है, और वो लोग एक दूसरे से दूर रहे। तो उस टाइम क्या होता है, लास्ट के अंदर वो 11 को वो लेटर दे देती है। 11 वो लेटर पढ़ती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। और 11 भी ये डिसाइड करती है कि उसको जाना है बायस वगैरह के साथ और विल वगैरह के साथ। तो सारे के सारे लोग वहाँ पे रीयूनियन करते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, और सारे अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। वहीं लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है, आई थिंक रशियन प्रिजन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैदी के सामने डेमोडॉर्गन बोल सकते हैं या फिर डेमोडॉक्स बोल सकते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो उसको मार ले। और वहाँ पर हमारा सीजन 3 खत्म हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। और वहीं बात करूँ सीजन 4 के स्टार्ट की, तो सीजन 4 का स्टार्ट होता है एक बहुत ही अच्छे फ्लैशबैक से, जो कि 1979 का होता है, जहाँ पर हमें डॉक्टर बैनर देखने को मिलते हैं जो कि रेडी हो रहे होते हैं अपनी लैब की ओर जाने के लिए। और लैब हमें दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन पर डॉक्टर बैनर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और उस लैब के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उन सबके पास में कुछ ना कुछ पावर्स होती है। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही मच रखी होती है, डॉक्टर बैनर के यहाँ पे लग रखी होती है, और हमें सिर्फ 11 देखने को मिलती है, बाकी सारे बच्चे मरे हुए। 11 के आंखों में खून वगैरह देखने को मिलता है, जो कि हमें सीजन 1 के अंदर थोड़ा सा ग्लिम्पस दिखाया था ना, वो ग्लिम्पस यहाँ से जाकर कनेक्ट कर दिया गया था। अब उस लैब के अंदर क्या होता है, क्या हुआ, ये सब आपको इसी सीजन के अंदर आगे जानने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ उतना ही सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। और फिर वापस से हमें प्रेजेंट डे के अंदर लेके जाया जाता है, जो कि 1986 होता है, जहां हमें कैलिफोर्निया देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बोला था, वहां पर कैलिफोर्निया के अंदर हमें जॉयस देखने को मिलती है जो एक काम के अंदर लग जाती है, हमें विल देखने को मिलता है, और 11 भी देखने को मिलती है। और 11 एक स्कूल के अंदर जाती है और वो इस स्कूल के अंदर एडजस्ट करने का ट्राई करती है, बट वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती है जो उसको बुली करती है, परेशान करती है। और वहीं हमें जोनाथन देखने को मिलता है जो कि अपने एक नए दोस्त से मिलता है, और इस सीजन के अंदर एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम आर्गिल होता है, और उसकी एक पिज़्ज़ा वगैरह की कुछ शॉप होती है। और वहीं हमें डायरेक्ट दूसरी तरफ दिखाया जाता है हॉकिंस शहर, जहाँ पर माइक 11 के लेटर पढ़ रहा होता है, क्योंकि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं रिलेशनशिप में। तो क्या करती है 11
माइक को बार बार लेटर्स वगैरह भेजती है और वहां पर हमें देखने को मिलती है नैन्सी भी, जो कि अपने काम में लग रखी होती है उस जर्नलिस्ट वाले, और उसके साथ में भी एक और नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम फ्रेड होता है। और दूसरी तरफ बात करूं डस्टिन की, तो डस्टिन भी अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रखा होता है उस सूजी के साथ में, उसी रेडियो के थ्रू। वहीं हमें देखने को मिलता है लूकस, जो कि एक बास्केटबॉल के अंदर मान सकते हो सेलेक्ट हो गया है, और सारे लोग स्टीव, रॉबिन, माइक, डस्टिन, मैक्स सारे के सारे उसका मैच देखने के लिए स्कूल में जाते हैं। वहीं लूकस की जो बास्केटबॉल टीम होती है वो मैच जीत जाती है, और माइक और डस्टिन लूकस को ये बोलते हैं कि उनके साथ में चल और वही पुराना घिसा पिटा जो ड्रैगन वगैरह गेम था ना, जो सीजन 1 से खेलते आ रहे हैं, वो खेल पर। लेकिन लूकस ये बोलता है कि ये गेम मैं नहीं खेल सकता, मैंने अपनी टीम को जिताया है तो मैं उनके साथ रहूंगा। और तभी हमें देखने को मिलता है माइक और डस्टिन की एक टी शर्ट पहन रखी होती है जिस पर लिख रखा होता है हेल फायर क्लब, जो कि एक नया क्लब होता है जिसके अंदर ये ड्रैगन वगैरह के सारे गेम्स खेले जाते हैं, और उन लोगों को जरूरत होती है एक 4th प्लेयर की, पर लेकिन लूकस उन्हें मना कर देता है। और वहीं हमें छोटा सा सीन ऐसा दिखाया जाता है जहां पर हमें ये पता चल जाता है कि लूकस और मैक्स के बीच में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। वहीं हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्रेसी होता है, और उसको बाथरूम के अंदर हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे कुछ अजीब सी चीज दिखती है। और फिर हमें एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है इस सीजन का, जो कि हेल फायर क्लब का लीडर होता है जिसका नाम एडी होता है, और इसका नाम जरूर याद रखना, लास्ट तक काम आएगा। और वहां हमें पता चलता है बास्केटबॉल वाली वो टीम होती है ना, वो एडी को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं कर रही होती। और तभी हमारा सीन वापस से कैलिफोर्निया की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहां स्कूल के बाहर 11 को वही सारी लड़कियां परेशान कर रही होती है, और 11 अपनी पावर को ऐसे हाथ ऊपर करके यूज ले रही होती है, पर लेकिन उस टाइम उसको ये पता नहीं भाई साहब उसकी पावर तो चली गई है सीजन 3 के अंदर। तो सारी लड़कियां उस पर बहुत ज्यादा हंसती है। विल वहां पर आकर 11 को लेकर चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जॉयस के पास में एक अजीब सा पार्सल आता है, उस पार्सल के अंदर हमें एक रशियन डॉल देखने को मिलती है। तो वो डॉल देख के डर जाती है कि भाई साहब हो क्या रहा है, तो वो सीधा कॉल लगाती है मरे को, और मरे उसे बोलता है कि उस डॉल के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो उसका ढंग से यूज लेना, उसको ढंग से तोड़ फोड़ देना। तो दूसरी तरफ जॉयस क्या करती है, उसको पेड़ वगैरह से कुछ डब्बा वब्बा बांध के उसको फोड़ देती है। जैसे वो उसको फोड़ती है तो उस डॉल के अंदर एक लेटर देखने को मिलता है, उस लेटर के अंदर ये लिख रखा होता है कि हॉपर जिंदा है, और नीचे नंबर दे रखे होते हैं। और ये सारी बात जॉयस मरे को भी बता देती है, और वो ये तय करता है कि उसको कैलिफोर्निया आना है। और वहीं हॉकिंस के अंदर माइक और डस्टिन को 4th प्लेयर चाहिए होता है, तो वो क्या करता है कि लूकस की बहन एरिका से हेल्प मांगता है, और एरिका उनका 4th प्लेयर बन जाती है। और जैसे ही वो लोग हेलफायर क्लब के साथ में, मतलब उस एडी के साथ में गेम खेलने जाते हैं, तभी उसी गेम के अंदर हमें एक बड़ा विलन देखने को मिलता है जिसका नाम वेक्ना होता है, और वहां पर एरिका बहुत ही इजीली एडी से जीत जाती है। और वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो माइक, डस्टिन, एरिका वगैरह एक दूसरी साइड से निकलते हैं, और दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है लूकस और उसकी बास्केटबॉल वाली टीम। और लूकस उन्हें देखकर थोड़ा बहुत अजीब सा फील करता है क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त होते हैं, और वो भी उसे देखकर अजीब फील करते हैं। और लूकस चला जाता है अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ एंजॉय करने, क्योंकि वो लोग तो भाई जीत रखे होते हैं। वहीं एक सीन के अंदर मैक्स रात को एडी को क्रिसी से मिलते हुए देखती है, तभी हमें देखने को मिलता है एडी और क्रिसी की बातें, और वो दोनों जैसी बातें करते हैं अचानक से क्रिसी उस हेलुसिनेशन में वापस से चली जाती है। उसकी आंखें ऊपर जो वो हो जाती है, उसके हाथ वगैरह मुड़ जाते हैं, और उसकी आंखों से खून आने लगता है, और दीवार पे चिपक जाती है और वहां पर मर जाती है। एडी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली के अंदर उसके साथ में हो क्या रहा है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और अगले दिन मैक्स देखती है कि एडी के घर के पास में पुलिस आ रखी होती है, और वहां पर क्रिसी की मौत हो रखी होती है। और दूसरी साइड माइक चला जाता है कैलिफोर्निया 11 से मिलने के लिए, और वो 11 से गले वगैरह मिलता है। तब हमें पता चलता है कि विल और माइक के बीच भी कुछ थोड़ा बहुत खटपट चल रही है। अब क्या, वो हमें आगे देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस के अंदर पुलिस पूछताछ करने चली जाती है उस क्रिसी के बॉयफ्रेंड से जिसका नाम जॉसन होता है, जो कि बास्केटबॉल का लीडर होता है। तब जॉसन को पता चलता है कि क्रिसी मर गई है और शक जा रहा है एडी पे। वहीं दूसरी तरफ जहां पर मैंने बताया था नैन्सी एक न्यूज़पेपर में लग रखी होती है, उसके साथ में एक उसका पार्टनर भी होता है जो कि उसकी मदद करता है उन सभी काम के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, जिसका नाम फ्रेड होता है। वो दोनों निकल जाते हैं इस पूरी खबर की तहकीकात करने के लिए कि क्रेसी के साथ में एक्चुअली के अंदर हुआ क्या है। वहीं मैक्स चली जाती है सीधी डस्टिन के पास में उसे बताने के लिए कि एडी क्रिसी मिले थे, उसके बाद में क्रिसी मर गई थी और एडी वहां से भाग गया था। पर डस्टिन तो एडी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो ये मानने से इनकार कर देता है कि एडी किसी को मार भी सकता है। अब वो दोनों चले जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि एडी के साथ में एक्चुअली उस रात हुआ क्या था। वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मरे आ जाता है कैलिफोर्निया जॉयस से मिलने के लिए और उस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कि हॉपर जिंदा भी है या फिर नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है सीधा एक सीन जहां पर हमें हॉपर देखने को मिलता है, वो भी जिंदा, जो कि रशियन प्रिजन के अंदर कैद कर रखा होता है। क्योंकि बात करूं सीजन 3 के अंदर जहां पे उस मशीन के आसपास जैसे ब्लास्ट हुआ था और जॉयस को ऐसा लगा था वो मर गया, पर लेकिन वो वहां पे मरता नहीं है। वहां पर वो रशियन वगैरह लोग आकर उसको उठाकर लेके चले जाते हैं रशिया और उस
उसको प्रिजन के अंदर बंद कर देते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वहीं पर प्रिजन के अंदर ही कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के अंदर इलेवन और माइक बहुत टाइम के बाद मिल रखे होते हैं, तो विल, इलेवन, माइक ये डिसाइड करते हैं कि स्केटिंग वगैरह करने जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैंने जैसा कि बोला था, हॉकिंस के अंदर डस्टिन और मैक्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एडी ऐसा क्यों कर रहा था, वहां से क्यों भागा और उस रात क्या हुआ था। तो वो दोनों तो पता लगा नहीं सकते, तो वो दोनों चले जाते हैं स्टीव और रॉबिन के पास में। बात करूँ स्टीव और रॉबिन की, तो वो एक आई थिंक सीडी वगैरह की दुकान में काम कर रहे होते हैं और वो उन लोगों की मदद से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एडी अभी एक्चुअलिटी के अंदर है कहाँ। और दूसरी तरफ नैन्सी तो लगी होती है फ्रेड के साथ में उस पूरी इन्वेस्टिगेशन की गुत्थी सुलझाने में। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो फ्रेड होता है उसको भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इलेवन और माइक एंजॉय कर ही रहे होते हैं स्केटिंग वगैरह, तो वहां पर वो लड़कियां आ जाती है और इलेवन और उन लड़कियों में बहस हो जाती है। और इलेवन क्या करती है, उनमें से एक लड़की पर स्केटिंग मार देती है, जिससे कि उसके यहाँ पर खून निकलने लगता है। वहीं जैसे ही जॉयस और मरी मिलते हैं, उस चीज़ का पता लगाते हैं कि वो पर जिंदा है या फिर नहीं है। उस लेटर के अंदर एक नंबर लिख रखे होते हैं, तो वो उस पर कॉल करते हैं और कॉल सीधा रखता है उस रशियन के प्रिजन में एक बंदा होता है जिसका नाम एंजो होता है। तो वो उसे पैसों की डिमांड करता है और ये बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें दे दूंगा हॉपर। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि क्रिसी वो लड़की है वो मर जाती है, जिसका बीएफ मैंने बताया था बास्केटबॉल का वो लीडर होता है जिसका नाम जेसन होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, रिवेंज लेना चाहता है एडी से, तो वो एडी को ढूंढने के लिए लग जाता है अपने दोस्तों के साथ। और लूकस को भी ये एडवाइस देता है कि तू भी भाई हमारे साथ में शामिल हो जा, और उस एडी को ढूंढते हैं और उसको मारते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि नैन्सी जो है वो एडी के एंगल से बात कर ही रही होती है कि एडी था कैसा, क्या क्या हुआ था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्रेड निकल जाता है जंगल की ओर, और जंगल के अंदर वो जैसे ही जाता है तो उसे एक घड़ी देखने को मिलती है और फ्रेड के साथ में भी वही चीज होती है जो कि उस क्रेसी के साथ में हुई थी, और फ्रेड भी बीच रास्ते के अंदर मर जाता है। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि स्टीव और डस्टिन वगैरह एडी को ढूंढ लेते हैं कि एडी है कहाँ। एडी उन्हें बताता है कि उस रात उन लोगों के साथ में क्या हुआ था, और डस्टिन वगैरह के साथ में ऐसी बहुत चीजें हो रखी है, तो वो उस एडी का विश्वास कर लेते हैं। और फिर हमें फाइनली देखने को मिलता है इस पूरी कहानी का विलन, रियल लाइफ विलन जिसका नाम वेकना होता है, और वो अप्स एंड डाउन्स के अंदर एक घर के अंदर ऐसे हवा में उड़ रखा होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है एक चॉपर जो कि डॉक्टर ओवेंस के पास में जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ओवेंस को वो सारी चीजें दिखाते हैं जो कि हॉकिंस के अंदर हो रखी होती है, उन आंखों से खून वगैरह निकलना, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाना। तभी डॉक्टर ओवेंस वो सारी चीजें देखकर ये एनालिसिस कर लेते हैं कि इलेवन के पास में भी कुछ ऐसी शक्ति थी जिससे कि वो आंखों से खून ला देती थी। और कैलिफोर्निया के अंदर में ये देखने को मिलता है इलेवन जैसे उस लड़की को यहाँ पर मारकर आ जाती है घर पर, तो घर पर उन लोगों को देखने को मिलता है मरे, और मरे खाना वगैरह बना रखा होता है, वो सारे डाइनिंग टेबल वगैरह पे बैठ रखे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। इलेवन वहां से उठकर चली जाती है अपने रूम के अंदर, और रूम के अंदर जाने के बाद में वो वही चीजें सोचने लग जाती है जो कि डॉक्टर बैनर के लैब के अंदर उसके साथ में हुआ था। और वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्रेड मर जाता है उस पूरे रोड के बीच में। नैन्सी से पूछताछ होती है कि एक्चुअली के अंदर क्या हुआ। तभी नैन्सी उसे पुलिस वालों को जैसे जवाब देती है तो वो देखती है सामने उसे देखने को मिलते हैं उसी के दोस्त स्टीव, डस्टिन वगैरह, रॉबिन वगैरह, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उन्हें देखने के बाद में। और फिर नैन्सी को भी डस्टिन वगैरह अपने साथ में ले लेते हैं। वहीं हमें उस रूम के अंदर माइक आता हुआ देखने को मिलता है इलेवन के पास में, और उन दोनों की बात होती है। तभी इलेवन माइक से ये बोलती है कि मैं जो भी लेटर लिख के भेजती थी तेरे को, तू वापस से कभी भी ये लिख नहीं भेजता था कि तू भी मुझसे प्यार करता है। और जैसे वो लोग ये बात कर रही होते हैं तभी वहां पर अचानक उस घर के अंदर पुलिस आ जाती है और इलेवन को उठा के लेके चली जाती है। फिर हमें डस्टिन, स्टीवन वगैरह सारे दिखाए जाते हैं जो कि एक क्री फैमिली वगैरह की तहकीकात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कोई क्री फैमिली थी जिनके साथ में ऐसा पहले हो रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाते हैं। नैन्सी और रॉबिन चली जाती है इस क्री फैमिली का पता लगाने के लिए, और डस्टिन वगैरह क्या करते हैं, हॉकिंस के अंदर ही रहते हैं एडी के पास में सारी चीजें पता लगाने में। तभी हमें एक चीज और ये पता चलती है कि जहां जहां पर भी वेकना बंदों को मार रहा है वहां पर एक गेट बन रहा है अप्स एंड डाउन का। जैसे बात करूं क्रेसी की, तो क्रेसी की वैन के अंदर मौत हुई थी तो वहां पर भी एक गेट बन गया था, और फ्रेड की जहां पर मौत हुई थी वहां पर भी एक गेट बन गया था। वहीं दूसरी तरफ मरे और जॉयस चले जाते हैं हॉपर को ढूंढने के लिए रशिया। वहीं हमें देखने को मिलता है जेसन जो कि उस क्रेसी का बीएफ होता है, और वो हेल फायर क्लब के कुछ लड़कों को मार ही रहा होता है। तभी लूकस वहां से भाग जाता है और डस्टिन वगैरह को सब चीजें बता देता है कि तुम लोगों के पीछे वो जेसन पड़ा है जो कि एडी को मारना चाहता है। और फिर हमें देखने को मिलता है एक सीन जहां पर इलेवन को वो पुलिस वाले लेके जा रही होते हैं। तभी रोड के अंदर उसे देखने को मिलता है डॉक्टर, और डॉक्टर इलेवन को अपने साथ लेके चला जाता है, और डॉक्टर इलेवन को सारी चीजें बताता है कि हॉकिंस के अंदर चल क्या रहा है, और तुम्हारी पावर जो भी गई है जो डॉक्टर ओवेंस है वो वापस ला सकता है। तो इलेवन भी खुशी खुशी क्या करती है, डॉक्टर ओवेंस के साथ में चली जाती है। वहीं नैन्सी और रॉबिन को न्यूज़पेपर के थ्रू ये पता चलता है कि क्रील फैमिली के साथ में एक्चुअली के अंदर हुआ क्या था। और अब आप लोगों को एक सवाल हो रखा होगा कि ये क्रील फैमिली एक्चुअली के अंदर है कौन, क्या
क्या है, क्यों आई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और नैन्सी और रॉबिन को न्यूज़पेपर से ये भी पता चलता है कि क्रू फैमिली के सारे लोग तो मर गए थे, पर एक बंदा बच गया था जिसका नाम वेक्टर है और वो एक असाइलम के अंदर कैद है। और तभी हमें अचानक से ये पता चलता है कि मैक्स को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है और उसको भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ माइक, विल और जोनाथन अपने घर के अंदर होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए 2 गार्ड भी होते हैं ताकि वो इधर उधर कहीं नहीं चले जाएं। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है लूकस भी डस्टिन वगैरह के साथ में शामिल हो जाता है और नैन्सी और रॉबिन उन सभी को उस सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि एक्चुअली के अंदर क्रील फैमिली है क्या, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाना चाहिए असाइलम के अंदर ताकि ये पता लग जाए कि हॉकिंस के अंदर एक्चुअली के अंदर चल क्या रहा है। वहीं हमें देखने को मिलता है जॉयस और मरे जो कि रशिया के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक यूरी नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि उनको हॉपर तक पहुंचाएगा। और फिर नैन्सी और रॉबिन चले जाते हैं उस असाइलम के अंदर वेक्टर से बात करने के लिए और वेक्टर उन्हें सारी चीज़ें बताता है कि उसकी फैमिली के साथ में हुआ क्या था और उसकी डॉटर और वाइफ कैसे मरी थी। और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसकी डॉटर और उसकी वाइफ को भी वैसी आवाज़ें आती थी और उनको भी हेलुसिनेशन होता था और उनकी फैमिली के अंदर एक बच्चा भी था जिसका कोई भी डिस्क्राइब उस टाइम नहीं कर रखा होता है कि वो है कौन, क्या हुआ, और वो हमें आगे जानने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के अंदर माइक, विल और जोनाथन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं, मिलिट्री वाले, और उन गार्ड्स को मार देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जख्मी गार्ड्स को अपने साथ में लेकर जोनाथन का जो दोस्त होता है ना, वो पिज्जा वाला आर्गल नाम होता है, वो वहां पर वैन लेकर पहुंच जाता है और वो उन लोगों को वहां से लेकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ रशिया के अंदर जो यूरी होता है ना, जो कि मदद करता है हॉपर को ढूंढने में, वो क्या करता है, जॉयस और मरे को बंदी बना लेता है पैसों के चक्कर में, और वो उन दोनों को प्लेन से कहीं लेकर जा रहा होता है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, सारे लोग मैक्स को लेकर बिली की ग्रेव पर जाते हैं। वहां पर मैक्स बैठी होती है, तभी अचानक से वहां पर स्टीव आता है और वो ये देखता है कि मैक्स की आंखें भी ऊपर जाने लग गई है और वो उस हेलुसिनेशन के अंदर चली गई है। और तब हमें देखने को मिलता है कि जो भी बंदे जाते हैं ना उस हेलुसिनेशन के अंदर, तो वो वहां पे चले जाते हैं वेकना के ट्रैप के अंदर। चारों तरफ में बहुत सारा रेड रेड सा कुछ देखने को मिलता है, दरवाजे उड़ रखे होते हैं। तभी डस्टिन क्या करता है, नैन्सी और रॉबिन से बात करने का ट्राई करता है, कनेक्ट करने का ट्राई करता है, और रॉबिन और नैन्सी उसे बताते हैं कि म्यूजिक के थ्रू ही मैक्स को बचाया जा सकता है। तभी लूकस को ये चीज़ पता चलती है। लूकस मैक्स का फेवरेट गाना लगा देता है और उसके हेडफोन लगा देता है। जैसे उसके हेडफोन लगते हैं मैक्स के, तो वो हवा के अंदर उड़ने लग जाती है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेकना मैक्स पर हमला कर ही रहा होता है। तभी वो गाना बजने लग जाता है और उसको अच्छी मेमोरीज भी आने लगती है, और जैसे उसको अच्छी मेमोरीज आने लगती है तो मैक्स उन अच्छी मेमोरीज की ओर भागती है, और भागते भागते वो क्या करती है, वेकना के ट्रैप से बच जाती है और वापस से अपने रियल लाइफ के अंदर नॉर्मल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ 11 डॉक्टर ओवेंस के साथ में कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, जहाँ पर एक हिडन बेस होता है और उस बेस के अंदर नीना प्रोजेक्ट नाम का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होता है जिससे कि 11 की पावर वापस आ सकती है। और वहां पर 11 देखती है डॉक्टर बैनर को, जो कि फर्स्ट सीजन के अंदर मरा नहीं होता है, अभी भी जिंदा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहां से भागने का ट्राई करती है, पर सारे लोग उसे वापस से पकड़ लेते हैं और उसके गले के अंदर वो कुछ मशीन होती है वो डाल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस के अंदर मैक्स उनको बताती है कि जब वो हेलुसिनेशन के अंदर चली गई थी उस वेकना के ट्रैप के अंदर, तो उसने वहाँ पर क्या क्या देखा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, वो पुल पॉल वगैरह देखने को मिलते हैं, खंबे वगैरह, गेट देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो सारी ड्राइंग्स बनाती है और वो सारे लोग क्या करते हैं, डस्टिन वगैरह उस पजल को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बेसिकली नैन्सी ट्राई करती है और नैन्सी उसको बना देती है। तब उन लोगों को ये पता चलता है कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये एक घर है, और ये एक्चुअली के अंदर घर है किसका, क्रिल फैमिली का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्रिल फैमिली थी कौन वगैरह वगैरह। तो ये जो घर है ये क्रिल फैमिली का है। और वहीं दूसरी तरफ 11 की पावर को वापस लाने के लिए 11 चली जाती है अपनी मेमोरीज के अंदर, जहाँ पर वो लैब के अंदर पहले आई थी, उसके साथ में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें सोचने लग जाती है। और वहाँ हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम पीटर होता है, और वो क्या करता है, बच्चे को देख रेख वगैरह करता है, उन लोगों को संभालता है, और 11 की उससे बहुत ही अच्छी बनने लगती है। और दूसरी तरफ मिलिट्री के लोग पड़े होते हैं माइक वगैरह पे, और वो उस घायल गार्ड को लेकर भाग ही रहे होते हैं। तभी उन लोगों को आगे जाके ये पता चलता है कि वो गार्ड मर गया है, तो वो क्या करते हैं, किसी रेगिस्तान के अंदर उसको दफना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस के अंदर स्टीव वगैरह ये प्लान करते हैं कि उनको उस क्री फैमिली के हाउस के अंदर जाना चाहिए, और वो सारे के सारे क्या करते हैं, उस क्री फैमिली के हाउस के अंदर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन लोगों को एक चीज़ ये महसूस होती है कि जो लाइट्स होती है ना, वो जैसे सीजन 1 के अंदर ब्लिंक करती थी ना, वैसे ही वापस से ब्लिंक करने लग गई है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि 11 की जो मेमोरीज के अंदर बच्चे होते हैं वो वहां पर क्या कर रहे होते हैं, अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने का ट्राई कर रहे होते हैं। और वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है डायरेक्ट रसिया पर, जहां पर मरे और जॉयस को वो जो यूरी होता है वो पकड़ लेता है। तभी वहां पर मरे क्या करता है, उसकी जंगलों से आजाद हो जाता है और यूरी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जैसे वो उसे मारता है तो जैसे कि मैंने आपको बोला था प्लेन ऊपर उड़ रहा होता है, तो वो प्लेन अचानक से
बीच रास्ते में क्रैश हो जाता है, पर वहां पर मरे और जॉयस बच जाते हैं और वो अब यूरी को किडनैप कर लेते हैं। वहीं हॉकिंस के अंदर में ये पता चलता है कि स्टीव वगैरह उस ब्लिंक लाइट का पता लगा रहे हैं कि वो लाइटें ब्लिंक क्यों हो रही है, और वो ये करते करते चले जाते हैं उस रूम के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा लाइट ब्लिंक करती है। और उन्हें फाइनली ये पता चलता है कि अप्स एंड डाउन के अंदर वेकना इसी रूम में होगा, जिस रूम में वो लाइटें सबसे ज्यादा ब्लिंक करती है ना, उसी रूम के अंदर हमें वेकना देखने को मिलता है अप्स एंड डाउन में। और वहीं एडी बहुत टाइम से छुपा होता है, तो वो जैसन होता है ना, वो क्रिसी का बीएफ, वो सारे दोस्त क्या करते हैं, एडी को ढूंढ लेते हैं। एडी वहां से भाग जाता है बोट लेकर, और जो बास्केटबॉल वाली वो टीम होती है ना, उसके अंदर से ही एक बंदा होता है जो कि एडी का पीछा करता है पानी के अंदर। तभी हमें ये पता चलता है कि जो वो बास्केटबॉल वाला बंदा होता है ना, उसे भी हेलुसिनेशन होने लगता है और वो भी हवा में उड़ता है, उसकी टांगे वांगे उधर उधर मुड़ जाती है और वो भी वहां पर पानी के अंदर मर जाता है। तभी हमें नीचे ये देखने को मिलता है कि वहां पर भी एक गेट बन गया है। दूसरी तरफ माइक वगैरह ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 11 कहां चली गई है, और वो ये प्लान करते हैं कि उन्हें जाना चाहिए सूजी के पास में, क्योंकि सूजी पता लगा सकती है कोऑर्डिनेट्स का कि 11 है कहां। वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर डस्टिन, स्टीव वगैरह सारे चले जाते हैं उसी लेक के पास में जहां पर वो बंदा मरा था, जहां पर एडी था। तभी स्टीव, रॉबिन और नैन्सी चले जाते हैं बोट लेकर वहां पर जहां पर वो बंदा मरा था, और वहां पर स्टीव जैसे ही पानी के अंदर छलांग लगाता है तो वो सीधा पहुंच जाता है अप्स एंड डाउन्स वाली जगह उस गेट के थ्रू, क्योंकि वहां पर गेट बन गया था क्योंकि वो बंदा मर गया था। और जैसे ही स्टीव वहां पे चला जाता है तो एडी, रॉबिन और नैन्सी क्या करते हैं, उसी गेट के थ्रू स्टीव को बचाने के लिए अप्स एंड डाउन्स में चले जाते हैं। और जो बाकी के बच्चे होते हैं उनको पुलिस वगैरह वहां पे ढूंढ लेती है और उनको लेके चली जाती है सीधा उनके घर पे। और स्टीव वगैरह भी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू उसी घर के अंदर चले जाते हैं। और दोनों साइड हमें ये दिखाया जाता है कि भाई साहब लाइट वापस से ब्लिंक करने लग गई है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स के अंदर वो स्टीव वगैरह उसी घर के अंदर होते हैं और डस्टिन भी रियल लाइफ के अंदर उसी घर के अंदर होते हैं। वहीं हमें रशिया दिखाया जाता है वापस से, जहां पर मरे और जॉयस क्या करते हैं, हुलिया चेंज करके रशियन बेस के अंदर घुस जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हॉकिंस के अंदर डस्टिन, लूकस, एरिका वगैरह ये प्लान बनाते हैं कि उन लोगों को स्टीव वगैरह की मदद करनी चाहिए उस अप्स एंड डाउन्स में। तभी उन लोगों को एक चीज़ ये महसूस होती है कि वहाँ पर लाइटें अचानक से ब्लिंक करने लगती है। तभी डस्टिन समझ जाता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और अप्स एंड डाउन से स्टीव वगैरह और रियल वर्ल्ड के अंदर डस्टिन वगैरह उन लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं लाइट्स के थ्रू। फिर वो लोग ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं कि सारी जगह पर एक गेट बन गया है और उन लोगों को एक गेट डिसाइड करना है जहाँ पर वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। और वो सीधा चले जाते हैं उस एडी की वैन के पास जहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वो लड़की मरी थी, क्रिसी। वहीं हमें 11 की मेमोरी वगैरह सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां पर वो पीटर देखने को मिलता है। पीटर ये चाहता है कि 11 वहां से एस्केप कर ले एक सीक्रेट बंकर वगैरह के थ्रू। दूसरी तरफ रशिया के अंदर हॉपर्स पर वो डेमो डॉग्स छोड़ दिए जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। तभी हमें ये पता चलता है कि जो मरे होता है वो उन प्रिजन गार्ड्स को हॉस्टेज बना लेता है और उस गेट को खोल देता है ताकि हॉपर बच जाए, और हॉपर वहां से बच भी जाता है। और तभी हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर जॉयस और हॉपर्स आपस में गले वगैरह मिलते हैं और वो बहुत टाइम के बाद में हॉपर को देखती है। वहीं डस्टिन वगैरह वहां पर सीधा चले जाते हैं उस वैन के पास में जहां पर वो गेट बन रखा होता है, और दूसरी साइड उन्हें देखने को मिलते हैं उस गेट के उस पार स्टीव वगैरह। और स्टीव वगैरह क्या करते हैं, अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ ही रहे होते हैं। तभी नैन्सी ट्राई करती है अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आने का, और वो अचानक से पहुंच जाती है सीधा उस क्रील फैमिली के हाउस के अंदर जहां पर वो सारा सीन क्रिएट हो रखा होता है कि उनकी जो फैमिली है वो कैसे मरी थी। दूसरी तरफ हमें, जैसा कि मैंने बोला था, 11 को पीटर ये चाहता है कि वहां से एस्केप कर ले बंकर के थ्रू, पर उन दोनों को पकड़ लेते हैं गार्ड वगैरह। और अब पीटर क्या करता है, अपनी शक्तियों का यूज लेता है और उन सारे गार्ड्स को मार देता है। तब 11 को ये पता चलता है कि पीटर जो है वो 001 है और उसके पास में भी पावर है। और फिर पीटर क्या करता है, लैब के अंदर जो भी बच्चे होते हैं ना उन सभी को मार देता है एक एक करके। और उसके बाद में हमें फाइट दिखाई जाती है 11 और उस पीटर की, जहां पर 11 पीटर को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है और अप्स एंड डाउन्स के अंदर भेज देती है। और तभी हमें कनेक्ट होता है कि सीजन 1 के अंदर जो 11 के अंदर आंसू थे ना आंखों के अंदर, उस लैब के अंदर वो क्यों आए थे, वो पीटर था कौन, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है एक्चुअली के अंदर कि वेकना है कौन। वेकना वो पीटर ही होता है जो कि अप्स एंड डाउन्स में जाने के बाद में पूरा का पूरा चेंज हो जाता है वेकना के अंदर। तभी हमें एक वेकना का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ पर 001 लिखा होता है, और ये सीन तो भाई माइंड ब्लोइंग होता है। दूसरी तरफ नैन्सी को वो क्रिल फैमिली के साथ में जो भी हो रखा होता है वो सारी चीजें पता चलती है, और उसे ये भी पता चलता है कि क्रिल फैमिली के अंदर एक लड़का भी था जो कि अजीब सा देखने को मिलता था, अकेला अकेला रहता था, अजीब अजीब सी चीजें करता था, और वो ही था जो कि अपने फैमिली को मार देता है। और सारे लोग, स्टीव वगैरह, डस्टिन वगैरह, नैन्सी को उस हेलुसिनेशन से बाहर निकालने का ट्राई करते हैं, और फाइनली नैन्सी उस हेलुसिनेशन से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ उस रशियन वाली जगह पर
हॉपर और जॉयस मरी वगैरह को वहां पर बहुत सारे डेमो डॉग्स देखने को मिलते हैं जो कि एक केज के अंदर कैद कर रखे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि फाइनली 11 की पावर वापस आ गई है और इस बार 11 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गई है। और वहीं हमें देखने को मिलते हैं माइक वगैरह जो कि ये तलाश करने का ट्राई करते हैं कि 11 एक्चुअलिटी के अंदर चली कहाँ गई। तो वो चले जाते हैं सूजी के पास में और फाइनली हमें सूजी देखने को मिलती है जो कि उन लोगों की मदद भी कर देती है और उन्हें दे देती है कोऑर्डिनेट्स 11 के कि 11 एक्चुअलिटी के अंदर अभी है कहाँ। और माइक वगैरह सीधा चले जाते हैं उस कोऑर्डिनेट के थ्रू 11 को मिलने के लिए। और वहीं फाइनली जैसा कि मैंने बोला था कि 11 की पावर आ जाती है तो वो सबसे पहले ये करती है कि उनके दोस्तों के साथ हो क्या रहा है तो वो देखने का ट्राई करती है, जहां पर मैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, नैन्सी वगैरह देखने को मिलती है और वो ये डिसाइड करती है कि उसको वापस से अपने दोस्तों को बचाना है। और वहीं दूसरी साइड स्टीव वगैरह ये डिसाइड करते हैं कि वेक्ना को मारने के लिए उन लोगों को हथियार वगैरह चाहिए होंगे, तो वो चले जाते हैं एक स्टोर के अंदर हथियार वगैरह लेने, जहां पर उन्हें देखने को मिलता है वो जैसन उन्हें जैसे ही देख लेता है तो वो स्टीव वगैरह क्या करते हैं वहां से उस वैन को लेके भाग जाते हैं। और बात करूं वैन की तो मैंने बताया नहीं था, वैन वो लोग चोरी कर लेते हैं उस एडी के घर के पास से। और फिर हमें देखने को मिलता है 11 की पावर तो आ जाती है, फिर अचानक से उस बेस के अंदर जहां पर वो ओवेंस का बेस होता है ना बैनर का, वहां पर वो मिलिट्री वगैरह वाले अटैक कर देते हैं, ओवेंस को बंदी बना लेते हैं। तभी वहां से बैनर 11 को लेके बाहर आ जाता है, भागता है। तभी एक हेलीकॉप्टर से एक बंदा बैनर को पीछे से गोली मार देता है, 11 वहां पे गिर जाती है। और वो बंदा जैसे 11 को शूट करने का ट्राई करता है तो वहां पर माइक वगैरह पहुंच जाता है उस वैन को लेकर और वो उसका जो निशाना है वो इधर उधर हो जाता है। तभी 11 क्या करती है उस हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फोड़ देती है। और तभी हमें ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर बैनर फाइनली वहां पर मर गए हैं और 11 चली जाती है माइक वगैरह के साथ में। और हॉकिंस में बात करूं तो स्टीव वगैरह चले जाते हैं उस क्रिल हाउस में वापस से वेक्ना को मारने के लिए, पर वो रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं जाते हैं, वो चले जाते हैं सीधा अप्स एंड डाउन्स के अंदर, क्योंकि वहां पर ही एक्चुअली के अंदर वेक्ना उन्हें देखने को मिलेगा। और रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, क्रिल हाउस के अंदर चले जाते हैं लूकस, एरिका, मैक्स और वो सारे के सारे प्लान बना लेते हैं अच्छा खासा, पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि आगे चलकर उनका जो प्लान है वो फेल ही होना है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 11 वहां से बचकर निकल जाती है तो वो माइक और विल को सारी चीजें बताती है कि एक्चुअली के अंदर हॉकिंस के अंदर चल क्या रहा है। और वो ये सोचते हैं कि इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, तो वो लोग ये सोचते हैं कि वहीं रहकर उनके दोस्तों को कैसे बचाया जाए। तभी 11 ये बताती है कि वो एक मेमोरी के थ्रू दूसरी मेमोरी के अंदर जा सकती है, जो कि वो वैसे ही करती है। एक सॉल्ट का बड़ा सारा टब चाहिए होता है उसको, जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट हो रखा होता है, वो इसके अंदर लेट जाती है और फिर वो मेमोरी के अंदर पहुंच जाती है। तो वो वैसे ही मैक्स की मेमोरी के अंदर जाना चाहती है। तो 11 वगैरह वहां से सीधा चले जाते हैं उसकी दोस्त की पिज्जा शॉप पे, जहां पर उन्हें बहुत बड़ा एक टब मिल ही जाता है पानी से भरा हुआ और उसके अंदर वो सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिल हाउस के अंदर मैक्स के अंदर वापस से वो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वो वेक्ना के ट्रैप के अंदर फंस जाती है, वहां से भाग रही होती है। तभी दूसरी साइड से 11 भी मैक्स के मेमोरीज के अंदर चली जाती है और मैक्स को ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ बात करूं डस्टिन और एडी की, जो कि अप्स एंड डाउन्स के अंदर चले जाते हैं स्टीव वगैरह की मदद करने, क्योंकि वहां पर जैसे ही स्टीव वगैरह जाते हैं ना तो वहां पे डेमो बैट्स देखने को मिलते हैं, वो बैटमैन वगैरह होता है चमगादड़, वो देखने को मिलती है जो कि उन पर हमला करना चाहती है। तभी डस्टिन और एडी ये प्लान बनाते हैं कि वो वहां पर म्यूजिक वगैरह गिटार वगैरह बजाएंगे ताकि जो भी वो डेमो बैट्स है ना उनका ध्यान स्टीव वगैरह से हटकर उन लोगों की ओर आ जाए। तो एडी क्या करता है उस वैन की छत पे खड़ा होकर गिटार वगैरह बजाने लग जाता है अप्स एंड डाउन्स के अंदर, तो जो भी वहां पे डेमो बैट्स होती है वो उन लोगों के पास में आ जाती है। तभी वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन जैसे ही वो उन लोगों पे हमला करे ना वो डेमो बैट्स, तो वो लोग क्या करें उस गेट से रियल वर्ल्ड के अंदर चले जाएं। पर वहां पर होता क्या है, एडी तो उस अप्स एंड डाउन्स के अंदर ही रह जाता है और डस्टिन चला जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर। और रियल वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद में डस्टिन एडी को बोलता भी है कि तू भी यहाँ पर आ जा, तू वहाँ पे क्यों रुका है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और एडी क्या करता है वहाँ से भागता है ताकि जो डेमो बैट से उनको स्टीव वगैरह से और दूर लेके जाया जा सके। वहीं बात करूं मैक्स की, तो मैक्स उस ट्रैप के अंदर फंस रखी होती है, वेक्ना से भाग ही रही होती है। तभी वहां पर आ जाती है 11 उसे बचाने के लिए। तभी 11 और वेक्ना के अंदर थोड़ी बहुत बात होती है और उन लोगों में बहुत ही अच्छे से फाइट होने लगती है। और वहीं रशिया के अंदर हॉपर और जॉयस क्या करते हैं, उन डेमो डॉग्स को उस केज के अंदर बंद देखते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों को सारों को जला दिया जाए, मार दिया जाए। रियल वर्ल्ड में हमें ये देखने को मिला कि जो जॉनसन था, जो कि क्रिसी का बीएफ है, वो पहुंच गया है क्रिल हाउस वाले घर के अंदर और वो वहां पर देख लेता है मैक्स को हवा में उड़ते हुए और उसे शक होने लगता है कि ये उसके साथ में क्या हो रहा है। और फिर वहां पर हो जाती है लूकस और जॉनसन की फाइट। और वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है अप्स एंड डाउन्स के अंदर, जहां पर स्टीव, रॉबिन और नैन्सी उस घर के अंदर जैसे चले जाते हैं तो वो वहां पर हो जाते हैं ट्रैप। वहीं दूसरी साइड जहां पर डस्टिन रियल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और एडी अपने उन डेमो बैट्स के साथ में जैसे ही फाइट करता है, तो डस्टिन भी रियल वर्ल्ड से वापस अप्स एंड डाउन्स के अंदर आने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ 11 और मैक्स भी वेक्ना के जाल के अंदर फंस जाते हैं और दोनों को ही वो पकड़ लेता है। और जैसे
जैसे ही वेक्ना 11 को पकड़ लेता है तो वो उसे बताता है कि वो वेक्ना एक्चुअलिटी के अंदर बना कैसे। वहीं दूसरी साइड डस्टिन ट्राई करता है अप्स एंड डाउन्स में आने के लिए, तभी हमें ये देखने को मिलता है कि एडी को डेमो बैट्स ने घेर लिया है और उसको मार भी दिया है। और दूसरी तरफ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि वेक्ना के जाल में जैसे ही मैक्स फंस जाती है तो वो उसे वापस से हवा में उठा देता है और उसके पैर भी मुड़ने लग जाते हैं। तभी हमें माइक की आवाज आती है 11 के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली बात है उस टब के अंदर लेटी हुई होती है। तो माइक उसे बोलता है कि मैं तुझे बहुत प्यार व्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। तो 11 को और ज्यादा पावर मिलती है और वो जैसे ही उस पावर से छूटती है तो वो वेक्ना को बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। और वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर बात करूं मैक्स की, तो मैक्स भी हवा से नीचे गिर जाती है और लूकस उसे पकड़ लेता है। और अप्स एंड डाउन्स वाली जगह पर स्टीव, रॉबिन और नैन्सी जहां पर ट्रैप हो रखे होते हैं वो भी उस ट्रैप से बच जाते हैं और वो चले जाते हैं ऊपर वाले रूम में वेक्ना की ओर। दूसरी तरफ रशिया के अंदर हॉपर उन सारे डेमो डॉग्स को जला देता है जिससे कि वेक्ना की पावर भी कम हो जाती है। और जैसे वो प्रिजन के अंदर उन लोगों को मार देता है तो यूरी आ जाता है हेलीकॉप्टर लेके और उन लोगों को उड़ा के लेके चला जाता है। वहीं अप्स एंड डाउन्स के अंदर डस्टिन जैसे ही वापस आता है तो वहां पर वो देखता है कि एडी बुरी तरह से घायल हो रखा है। तो वो उसके पास में जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि एडी वहां पर मर जाता है। और मैक्स भी जैसे ही वेक्ना के ट्रैप से बाहर आती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि शायद मैक्स जो है वो कोमा के अंदर चली गई है। और तभी हमें शहर के अंदर बीच में से धरती फटती हुई देखने को मिलती है जिसके अंदर जेनसन भी आ जाता है और वहां पर मर जाता है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि हॉकिंस के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मच गई है। और फिर सभी लोग एक जगह पर एक दूसरे से मिलते हैं और 11 फाइनली देखती है हॉपर को और उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हॉपर भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो धरती वगैरह फट जाती है तो सारे लोग कहीं एक जगह क्वारंटाइन हो जाते हैं और डस्टिन वगैरह उन सभी लोगों की जो भी वहां पे रहते हैं ना शहर के अंदर उन लोगों की मदद करते हैं। तभी डस्टिन क्या करता है एडी के अंकल के पास में जाके बोलता है कि तुम्हारा जो एडी था वो बहुत ही ज्यादा बहादुर वगैरह था। और ऐसे बोलने के बाद में डस्टिन बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है क्योंकि एडी जो था वो डस्टिन का बहुत अच्छा दोस्त था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर विल को वापस से एहसास होता है वेक्ना का, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे 11 वगैरह की फाइट होती है ना तो 11 सिर्फ उसको कहीं दूर फेंक देती है जिससे कि उसकी पावर थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बट लेकिन वेक्ना अभी भी मरा नहीं होता है। तभी विल को पता चलता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सारे हॉकिंस की ओर देखते हैं और हॉकिंस के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मच रखी होती है। और वहां पर हमारा सीजन 4 खत्म हो जाता है। और उसके बाद में अगर आपको जानना है सीजन 5 के अंदर क्या होने वाला है, एंड वाला सीजन आने वाला है जिसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। और उसका मैंने ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ कहीं पर लगा दूंगा, आप जाकर वो भी देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक सेकंड का ब्रेकडाउन दिया है तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि सीजन 5 के अंदर कौन मरने वाला है ये आप नीचे कमेंट करके बताना। बाकी ये वाला रीकैप आपको कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हो। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हो और कुछ भी कमेंट कर सकते हो। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।